प्यारे बच्चों और विद्वान साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम अध्ययन करते हैं मौर्य वंश के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे और इन 16 महाजनपदों में एक महत्वपूर्ण महाजनपद था मगध। तो मान लिया हमने ये हमारा मगध साम्राज्य है। इस मगध साम्राज्य के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती थी। गंगा नदी। और मगध के दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला थी। ये बना दी हमने विंध्य पर्वत श्रृंखला। विंध्य पर्वत श्रृंखला। इसके पश्चिम में सोन नदी और पूर्व में चंपा नदी। तो ये तो थी मगध की भौगोलिक स्थिति। मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हुआ था हर्यक वंश के समय में। हर्यक वंश के समय में इसका एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हुआ और कालांतर में मगध ने पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो अब हम अध्ययन करते हैं हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। (545 ईस्वी पूर्व). बिंबिसार के समय मगध की जो राजधानी है वो थी राजगृह या ग्रीवर्ज। बिंबिसार अजातशत्रु का पिता था। बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया था। इसके बाद अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक शासन किया था और अजातशत्रु के बाद में उसका पुत्र उदयन शासक बना। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी और अजातशत्रु की हत्या करने के बाद उदयन शासक बना। ये काफी महत्वाकांक्षी था और इसने अपनी राजधानी जो राजगृह या ग्रीवर्स थी उसके स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उज्जैन के समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब हम अध्ययन करते हैं कि जिस समय मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय भारत में कैसी परिस्थितियां थी। ईस्वी पूर्व 326 के लगभग मगध पर नंद वंश का शासन था। मगध पर नंद वंश का शासन था और नंद वंश का शासक किस समय था? घननंद। घननंद एक क्रूर और विलासी शासक था। घननंद को घनानंद के नाम से भी जाना जाता है और कुछ बुक्स हैं उन बुक्स में धन्नानंद भी इसका नाम मिलता है। धन्नानंद। तो घननंद या घनानंद एक क्रूर और विलासी शासक था। इसने प्रजा पर अत्यधिक कर भार लगा रखा था और अत्यधिक अत्याचार प्रजा पर किए जाते थे। तो प्रजा है वो असहाय कर भारों के कारण राजा से नाराज थी और प्रजा में असंतोष की भावना थी।
इसी समय पश्चिमोत्तर भारत जिसे उत्तरी पश्चिम भारत भी कहा जाता है, ये सिकंदर के आक्रमण से आक्रांत था। सिकंदर के आक्रमण से आक्रांत था। अब हम जानते हैं सिकंदर के बारे में कि सिकंदर कौन था। तो सिकंदर, ये वही सिकंदर था जिसके बारे में कहा जाता है कि जो जीतता वही सिकंदर, यानी सिकंदर महान, विश्व विजेता सिकंदर। सिकंदर का जन्म है वो 356 ईस्वी पूर्व हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम राजा फिलिप था। राजा फिलिप मकदोनिया के शासक थे जो यूनान में है, और 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भारत विजय का अभियान शुरू किया था। भारत विजय अभियान। सिकंदर का जो सेनापति है वो था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पोरस के साथ हुआ था। पंजाब के राजा पोरस के साथ में इसका युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में पंजाब के राजा पोरस को सिकंदर बहुत ही कठिनाई के साथ हरा पाया था। यानी पंजाब के राजा सिकंदर को पराजित करने में सिकंदर को बहुत ही अधिक कठिनाई हुई थी। और पोरस को पराजित करने के बाद में जब सिकंदर ने उसे बंदी बना लिया, तो सिकंदर ने उससे पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पोरस ने बिना घबराए और बिना झिझक के कहा कि आप मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि एक राजा दूसरे राजा के साथ में करता है। राजा पोरस के इस कथन से सिकंदर अत्यधिक प्रभावित हुआ, और सिकंदर ने जो राज्य पोरस से जीता था वो उसको वापस लौटा दिया। 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर है वो भारत से वापस लौट गया, और 323 ईस्वी पूर्व में सुस्सा जो फारस में है, सुस्सा नामक स्थान पर सिर्फ 33 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई थी। 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। तो यह है सिकंदर महान। तो अब देखिए, अब ऐसी परिस्थितियां कि जब एक तरफ तो गणनंद है, अत्याचारी, क्रूर, और उससे जनता पूरी तरह से परेशान है, असहाय कर भारों के कारण प्रजा दबी हुई है, और दूसरी तरफ ऐसी विदेश से आक्रमण की परिस्थितियां हैं। तो इन परिस्थितियों में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेश से आक्रमण से जो उत्पन्न संकट है उसको दूर कर सके, उसे एकता के सूत्र में बांध सके, तथा चक्रवर्ती सम्राट होने के आदर्श को चरितार्थ कर सके। ठीक ऐसी परिस्थितियों में भारत के नभमंडल पर कौटिल्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ, और उसने एक नवीन राजवंश की स्थापना की जिसे मौर्य वंश कहा जाता है। तो हम अध्ययन करते हैं कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। इसका कार्यकाल 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक। चंद्रगुप्त ने जो मौर्य वंश की स्थापना की थी वो चाणक्य की सहायता से की थी। चाणक्य या कौटिल्य और इसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।
चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त कौन थे? ये तक्षशिला के आचार्य थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। ये प्रकांड, पंडित, नीति विशेषज्ञ और दक्ष प्रशासनिक कार्यों में व्यक्ति थे। तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अगर पुस्तक का नाम देखा जाए तो ऐसे लगता है कि धन से संबंधित है, लेकिन अर्थशास्त्र धन से संबंधित नहीं है, ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है। तो यहाँ एक तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि कौटिल्य के द्वारा जो लिखित पुस्तक उसका क्या नाम है? तो ये अर्थशास्त्र इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो चाणक्य तक्षशिला के आचार्य थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री, और इसके चंद्रगुप्त मौर्य के परामर्शदाता भी थे। तो थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते कौटिल्य के बारे में, कि जैसा कि चाणक्य के बारे में कहा जाता है कि ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के गुरु थे, प्रधान आचार्य थे। और एक बार इन्होंने सोचा कि क्यों न नंद राजा के पास में जाकर के कुछ धन प्राप्त किया जाए, कुछ दक्षिणा प्राप्त की जाए, और इसी आशा के साथ में ये पाटलिपुत्र गए थे। और पाटलिपुत्र में जहां गणानंद शासक क्रूर और विलासी होते हुए भी रोजाना सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन करवाता था, और भोजन करवाने के बाद में उनको कुछ दान दक्षिणा देकर के विदा करता था। तो उसी स्थान पर चाणक्य गए जहां पर एक कुर्सी रखी हुई थी जो घनानंद की थी, और घनानंद उसके ऊपर बैठ करके ब्राह्मणों को दान देता था। तो चाणक्य उस खाली चेयर के ऊपर जाकर के बैठ गए, और उसी समय से घनानंद आ गए। जब घनानंद ने सोचा कि कौन तेरी कुर्सी पर बैठा है, तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कौन मूर्ख है, उस राजा की कुर्सी पर बैठा, इसको यहाँ से मार करके भगाया जाए। तो उसके सैनिकों ने चाणक्य के साथ मारपीट की, उसे अपमानित किया और वहां से निकाल दिया। इसी मारपीट के दौरान चाणक्य की जो शिखा है, जिसे चोटी कहते हैं, उसकी गांठ खुल गई थी। तब चाणक्य ने प्रण लिया था कि जब तक वो नंद वंश का नाश नहीं कर देते तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये पेपलीवन गणराज्य के मौर्य थे। इनके पिता नंद शासक की सेवा करते थे। किन्हीं कारणों से नंद शासक के साथ उनकी अनबन हो गई, और अनबन होने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के पिता की हत्या करवा दी गई। उनके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य हैं, वो नंद राजा की सेना में एक प्रधान सैनिक बनाए गए। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की लोकप्रियता को देखते हुए घनानंद ने उसे मरवाने की योजना बनाई, लेकिन समय से पहले इस बात की भनक चंद्रगुप्त मौर्य को लग गई, और चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र छोड़ करके वहां से निकल गए और ये तक्षशिला चले गए थे। तक्षशिला में ये अपने मित्रों के साथ में एक खेल रहे थे, या एक गेम खेल रहे थे, जिसका नाम था राजकिलम। जब चाणक्य ने ये राजकिलम खेलते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को देखा तो चाणक्य से काफी प्रभावित हुए और वो चंद्रगुप्त मौर्य से मिले। यहाँ पर दोनों की परिस्थितियां एक जैसी थी, यानी कि चाणक्य ये भी नंदवंश का नाश करना चाहते थे और चंद्रगुप्त मौर्य ये भी अपना बदला लेना चाहते थे, अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहते थे। इसलिए दोनों मिल गए थे। और इन दोनों ने क्या किया कि जो आसपास की जो सेना है, पंजाब यानी पश्चिमोत्तर भारत के जो आसपास के क्षेत्र थे, वहां से इन्होंने सेना इकट्ठी की। और सेना इकट्ठी करने के बाद में जो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, उस पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। पाटलिपुत्र क्योंकि राजधानी थी, यहाँ सैनिक सर्वाधिक होते हैं, और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य बुरी तरह से पराजित हुए थे, इनके सैनिक मारे गए। ये दोनों अपनी जान बचा करके किसी तरह से यहाँ से भाग निकले। जब ये छुपते छुपाते इधर उधर घूम रहे थे, उस समय शाम हो चुकी थी और इन दोनों को भूख भी लग चुकी थी। तो इन दोनों ने जाकर के एक बुढ़िया का द्वार खटखटाया। बाहर बुढ़िया माई आई, उसने पूछा क्या बात है। तो उसने कहा कि मैया भूख लगी है, हमें भोजन चाहिए।
तो जैसा कि आपको विदित है कि हमारा देश प्राचीन काल से अतिथि देवो भव, यानी मेहमानों का आदर और सत्कार करता रहा है। तो यहाँ पर भी बुढ़िया माई ने सोचा कि एक तो पंडित है, दूसरे उनके साथ में शिष्य है, और ये उन्हें भोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो उसने उन दोनों को अंदर बुला लिया और उन्हें भोजन परोस दिया। बुढ़िया ने चावल बनाए थे। इन दोनों को भी काफी जोर से भूख लगी थी। तो दोनों ने जैसे ही चावल खाने के लिए बीच में हाथ मारा तो दोनों के हाथ जल गए। तो जब बुढ़िया माई ने ये देखा तो उसे हंसी आ गई और उसने कहा कि तुम दोनों भी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की तरह मूर्ख ही हो। तो दोनों गुरु और शिष्य ने एक दूसरे की तरफ देखा कि कहीं बुढ़िया माई पहचान तो नहीं गई है, लेकिन दोनों ने हिम्मत करके पूछ लिया कि मैया वो दोनों मूर्ख कैसे हैं या कैसे थे। तो बुढ़िया ने कहा कि जिस तरह से आप दोनों ने चावल के बीच में हाथ डाला जिससे आपके हाथ डल गए, आपके हाथ जल गए, उसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने पाटलिपुत्र राजधानी पर आक्रमण किया और दोनों बुरी तरह से पराजित हुए और भाग गए। उनके सैनिक भी मारे गए। अगर वो इसके बजाय आप जैसे कि वो आसपास के जो क्षेत्र थे वहां के सैनिकों को इकट्ठा करने के बाद में वो आक्रमण करते सफल हो जाते। इसी तरह से आप अगर किनारे के चावल पहले खाते तब तक बीच के चावल भी ठंडे हो जाते और आप आसानी से ये भोजन ग्रहण कर सकते थे। उसी तरह वो भी पहले आसपास के क्षेत्रों के सैनिकों को इकट्ठा करते, वहां के लोगों को अपने पक्ष में करते और बाद में पाटलिपुत्र पर अगर वो आक्रमण करते तो उन्हें सफलता मिलती। तो यहीं से जो बुढ़िया माई ने उन्हें जो गाइडलाइन दी थी उसी के आधार पे ये आगे चल करके इन्होंने सबसे पहले पंजाब के यानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र का जो राज्य पंजाब था, पंजाब के आसपास के क्षेत्रों को जीता। उसके बाद में पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और वहां विजय प्राप्त की और इस तरह से नंदवंश का नाश हुआ और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 25 वर्ष की आयु में 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य शासक बने थे। इन्हें शासक बनाने में कौटिल्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो हम अध्ययन करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा और विस्तार। चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की आयु में शासक बना और व्यापक विजय अभियान के द्वारा पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। 305 ईस्वी पूर्व में यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर 305 ईस्वी पूर्व में यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। युद्ध में सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। विजय होने के बाद में दोनों के बीच में संधि हो गई। संधि की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए थे: काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। इसके अलावा सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दिया और मेगस्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसका नाम है इंडिका। इस पुस्तक में भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती। तो यह महत्वपूर्ण ये है कि मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, तो ये इंडिका है। अब सेल्यूकस निकेटर ने ये 4 तो प्रांत दे दिए, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। तो ज्ञात स्रोतों से ऐसा पता चलता है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। मेगस्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा
और मैक्सवेल के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम इंडिका, जिससे हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार स्वरूप सेल्यूकस निकेटर को दे दिए, उपहार स्वरूप। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसमें चारों तो ये प्रांत थे, इसके अलावा कश्मीर वाला क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और दक्षिण भारत में तमिल प्रदेश को छोड़ करके पूरा भारत उसमें शामिल था। तमिल ग्रंथ ऐनानूरू और मुर्नानूरू, तमिल ग्रंथ ऐनानूरू और मुर्नानूरू से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। 298 ईस्वी पूर्व में जैन गुरु भद्रभाव से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली और दक्षिण भारत में चले गए। अपना जो राजपाट है वो अपने पुत्र बिंदुसार को इन्होंने संभला दिया। राजपाट बिंदुसार को सौंप करके स्वयं दक्षिण भारत में चले गए थे और वहां श्रवण बेलगोला में जो मैसूर, जिसे वर्तमान में कर्नाटक कहते हैं, श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। ये उपवास है, इसे जैन धर्म में संथारा भी कहा जाता है। भूखे और प्यासे रहते हुए श्रवण बेलगोला में 298 ईस्वी पूर्व में अपने प्राण त्याग दिए। अब हम अध्ययन करते हैं बिंदुसार के विषय में। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल में बिंदुसार को शासक घोषित कर दिया था। यूनानी लेखक इसे एमिथ्रोचेट्स कहते थे। जिसका संस्कृत अनुवाद होता है अमित्रघात। अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। वायु पुराण में इसे भद्रसार, तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार ने सुदूर दक्षिणवर्ती राज्यों को भी जीत करके मगध साम्राज्य में मिलाया था। इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसे दबाने के लिए पहले अशोक को और उसके बाद में सुसिम को भेजा था। यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम, यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम से यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने 3 वस्तुएं भेजने के लिए कहा था। ये 3 वस्तुएं हैं सूखे अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक।
तो यूनानी शासक एंटियोकस ने कहा कि उपयुक्त दो वस्तुएं सूखे अंजीर और मदिरा तो हम भेज देंगे, लेकिन दार्शनिक भेजने की इजाजत यूनान का वर्तमान कानून वो हमें नहीं देता है। इसलिए एंटियोकस प्रथम ने उपयुक्त दो वस्तुएं बिंदुसार के सेवा में भेज दी तथा एक राजदूत डायमैक्स नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस ने मिस्र नरेश फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।